اس لیے जेके ने वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा। वो पैदल ही वहाँ से निकल गया। वो चलता रहा और कई घंटे चलता रहा। आखिरकार उसे एक टैक्सी मिल ही गई और इस तरह वो तकरीबन रात के 3:30 बजे थका हारा अपने घर पहुंचा। और थकावट से चूर वो फ्रेश हुए बगैर, चेंज किए बगैर, जूते भी उतारे बगैर ही बिस्तर पर गिर गया और फौरन से गहरी नींद में चला गया। अलार्म की बजती हुई मुसलसल आवाज ने जेके की नींद में खलल पैदा किया। इसने मामूल के मुताबिक जागने की कोशिश की, मगर इसे अपनी आंखें और सर नींद और थकावट की वजह से भारी महसूस हो रहे थे। इसका जिस्म थकावट से चूर था। वो बिस्तर से लगभग गिरते हुए उठा। वो फ्रेश होने के लिए शावर ऑन करता है तो आंखों के सामने ताई का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है। वो भी हल्का सा मुस्कुराता है। तुम्हें अच्छा लगता है ना मुझे तकलीफ देना? यकीन करो मैं कब से मर रहा हूँ कि तुम मुझे तकलीफ देकर खुद को सुकून दे जाओ। जिस दिन तुम्हें पहली दफ़ा क्लब में देखा था तो एक पल के लिए मैं भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हारी एक नज़र ने मुझे इस रात सब तकलीफ़ें, सब गम भुला दिए थे। ताई काश तुम इस दिन की तरह हर रोज़ मुझसे मिलो। ऐसे मिलो कि मैं पलकें झपकाना भूल जाऊं। मेरी धड़कनों को बेतहाशा तेज़ कर दो कि ये मेरी सुनना बंद कर दें। ये तुम्हारी धड़कनों के अलावा किसी को ना सुने। वो शॉवर को बंद करता है और गीले बालों के साथ बाहर आता है और खिड़कियां खोल कर इनसे बाहर झांकता है। सुबह की ठंडी ठंडी हवा इसके चेहरे को छू कर गुजरती है। वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं कितना मरता हूँ तुम पे। ताई ताई ताई, वो अपनी दोनों बाजुओं को सीने से लगा लेता है। यार काश मैं कल तुमसे वैसे मिलता जैसे मैं तुमसे मिलना चाहता था। 17 साल बस इस दिन का ही तो इंतजार किया था मैंने कि तुम कब वापस आओगे और जोर से मुझे गले लगा लोगे। हाय मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें इस रूम में दम तोड़ जाएंगी। ये सोचते ही इसकी आंखें नम हो गई थीं। इसके बाद वो कुछ सोच नहीं पाता और दराज से एक पेच निकालता है, फिर इसको आग लगा देता है और इस जलती हुई राख को हाथ में लिए हवा में उड़ा देता है। ये है मेरी किस्मत। वो नम आंखों से जज्बात को कंट्रोल करता है और वो तैयार होकर नाश्ता करने लगता है, लेकिन इसका दिल नहीं करता। वो कुछ सिप जूस पीता है और इसके बाद कुछ दवाइयाँ लिए दफ्तर के लिए निकल जाता है। वो दफ्तर पहुंचकर बैग डिस्क पर रखता है और अभी वो बैठने ही वाला था कि एक मुलाजिम इसके पास आता है कि सर का ऑर्डर आया है कि आज आप 16 फ्लोर वाले ऑफिस में बैठेंगे। जेके मजीद कोई सवाल जवाब किए बगैर अपनी चीज़ें पैक करने लगता है। आखिर ये क्या बात हुई? वो तुम्हें ऊपर क्यों शिफ्ट कर रहा है? वो गुस्से से कहता है। जेके का यूं दूर जाना उसे तकलीफ दे रहा था। वो आदी था सारा दिन इसके साथ रहने का। वो तो एक लम्हे के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। कोई बात नहीं, जब हमने काम ही करना है तो ऊपर क्या और नीचे क्या, वो धीमे लहजे में कहकर अपना सामान एक कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करते हुए कहता है। एस के उदास सा मुंह बनाकर जेके से मिलता है और जेके अपने नए ऑफिस के लिए ताई के पीए के साथ चला जाता है। लेकिन जैसे ही जेके कमरे में दाखिल होकर लाइट ऑन करता है तो इसके तो अपने होश ही उड़ जाते हैं। सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना गर्द आलूद कमरा, हर जगह धूल मिट्टी जमा हुई थी। मकड़ी के जाले और गंदगी सी बदबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। हद तो ये थी कि वहां बैठने के लिए सिर्फ एक छोटी कुर्सी और एक टूटे फूटे बेंच के सिवा कुछ न था। वो पहले तो मुंह बनाता है, इतना प्यारा रूम, हाय रे मेरी किस्मत। लोगों के हस्बैंड इन्हें गिफ्ट में घर देते हैं, कार देते हैं, डायमंड देते हैं, और मेरा हस्बैंड मुझे क्या दे रहा है? वो हल्का सा पाउट बनाता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आपकी पसंद तो मुझे शुरू दिन से ही पसंद थी। ये रूम क्या चीज़ है। हाथ में पकड़े कार्डबोर्ड बॉक्स को वो कमरे के बाहर रखता है, अपनी शर्ट के कफ ऊपर करता है, मुंह पे मास्क लगाता है और हल्का सा खांसते हुए कमरे में दाखिल हो जाता है। वो सबसे पहले कमरे को हवादार बनाने के लिए खिड़की खोलता है,
پھر ڈسٹنگ اور کلیننگ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ 3 گھنٹے لگا کر وہ ایک کمرے کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے اور آخر کار اس کا کمرہ چمکنے لگتا ہے۔ وہ ٹیبل سیٹ کرتا ہے اور اس پر اپنا سامان رکھتا ہے۔ چلو ہو گیا سب، وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے۔ ارے ایک چیز تو رہ ہی گئی، اور ٹیبل پہ ہیومیڈیفائر سیٹ کرتا ہے۔ ہاں اب پرفیکٹ ہے۔ جیسے وہ اپنا کام شروع کرنے کے لیے کرسی پہ بیٹھنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے تائی کا پی اے ایک بار پھر سے آ کر اسے ٹوک دیتا ہے۔ سر نے آپ کو اپنے آفس بلایا ہے۔ یہ سن کر جے کے چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پاتا، وہ بس ہاں میں سر ہلاتا ہے اور اپنے روم سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ ہی چکا تھا کہ جے کے تائی کو تھکا رہا ہے، اور یہ بھی کہ اسے اب کبھی بھی آفس میں ایک پل کا سکون میسر نہیں ہونے والا۔ وہ جاتے ہوئے اپنے آفس کے باہر لگے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ جاتے ہوئے کیمرے میں آنکھ مارتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تائی اس پر اپنی نظریں جمائے بیٹھا ہے اور اس حرکت کے بعد وہ اس پر مزید غصہ کرے گا۔ جاتے جاتے وہ تائی کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ نیچے آتے ہوئے اسے اپنی طبیعت خراب ہوتی محسوس ہوئی، لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہی دیر میں اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں وہ تائی کے آفس کے باہر کھڑا تھا۔ اس کا جسم تھکاوٹ سے چور تھا۔ تقریباً لنچ کا وقت ہونے والا تھا، مگر جے کے نے لنچ تو دور کی بات صحیح سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تائی کے آفس کا دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا سر چکرانے لگا۔ اس کے ارد گرد کی ہر چیز گھومنے لگی اور ایک لمحے کے لیے تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے فائل زمین پہ گر گئی اور وہ خود بھی گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے کسی نے فوراً اسے تھام لیا۔ وہ اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے اور اس کی باہوں میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جے کے وہ چلاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ کسی کو آواز دے کے بلاتا، تائی اسی وقت کمرے سے باہر آ جاتا ہے اور جے کے کو ایس کے کی گود میں بے ہوش پڑا دیکھ کر تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے میرے آفس کے باہر، وہ ایک کولڈ اور رف ٹون میں کہتا ہے۔ اسے جے کے بے ہوش ہونے کی فکر سے زیادہ ایس کے پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ جے کے آپ کے روم کے سامنے بے ہوش ہو گیا تھا، میں تو بس… جے کے کو ایسے بے ہوش تھے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ مسٹر ایس کے اس کے امپلائی کارڈ سے اس کا نام پڑھ کر کہتا ہے۔ یہاں آپ کے سوا بھی ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی فکر نہیں ہو رہی اس کی؟ ہاں، وہ جے کے کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہے اور اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ لیکن سر… تائی اسے انسنا کر دیتا ہے اور جے کے کو لے جا کر آہستہ سے صوفے پہ لٹا دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ایک ڈاکٹر جے کے کا چیک اپ کرنے کے لیے آتا ہے۔ عجیب بات ہے، کیا یہ پہلے سے بیمار ہیں؟ ان کی حالت دیکھ کر تو صاف صاف لگ رہا ہے کہ یہ کافی عرصے سے بیمار ہیں۔ نہیں تو اچھا خاصا تو صحت مند لگ رہا تھا۔ اچانک کل رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے۔ ہاں، شاید کل رات انہوں نے کچھ زیادہ ہی واک کر لی تھی، اس لیے شاید تھکاوٹ کی وجہ سے۔ نہیں، وہ اس کی بات کو کاٹتا ہے۔ ان کی یہ حالت تھکاوٹ سے نہیں ہوئی، وجہ کچھ سیریس ہے۔ ان کی فزیکل ایگزامینیشن سے لگتا ہے کہ یہ کافی وقت سے بیمار ہیں۔ ان کا جسم حد سے زیادہ کمزور ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہیں ضرور کوئی سیریس النس ہے، اس لیے میں آپ کو یہی پرسکرائب کروں گا کہ آپ کل ہاسپٹل سے ان کی کچھ ضروری ٹیسٹ کروا لیں، اور ابھی کے لیے میں انہیں آئی وی ڈرپ لگا دیتا ہوں۔ فکر نہ کریں، کچھ ہی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ اوکے ڈاکٹر، اور وہ ڈاکٹر کو دروازے تک چھوڑنے جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد تائی کافی دیر تک جے کے کو گھورتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں دیر تک تائی کے دماغ میں گونجتی رہتی ہیں اور وہ اس بات پر کافی پریشان بھی ہوتا ہے۔ اس کی نظریں مسلسل جے کے پہ جمی رہتی ہیں۔ آخر کار وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتا ہے۔ اس کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی ہوتی۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ جسم حد سے زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ اتنا تو تنگ نہیں کیا میں نے کہ تم بے ہوش ہو جاؤ؟ ناراض تو میں ہوں نا، تو تم بجائے میرے نخرے اٹھانے کے خود
बीमार हो के मुझे परेशान कर रहे हो। पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मजाल है जो तुमने एक बार भी आंखें खोली हों। हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे परेशान करने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? वो गहरी सांस लेता है। अगर मैं कुछ देर और तुम्हारे पास बैठा तो शायद मैं तुमसे नफरत करना भूल जाऊं। ये कहते ही वो उठकर बाहर चला जाता है क्योंकि वो जेके के सामने कमजोर दिखाई देना नहीं चाहता था। जैसे ही जेके को होश आता है, वो खुद को ताई के ऑफिस में पाकर हल्का सा चौंक जाता है। वो सारे कमरे में एक सरसरी सी नज़र डालता है और पूरे कमरे का जायजा लेता है। ताई को रूम में ना पाकर वो कुछ ही लम्हों के लिए ही सही सुकून का सांस लेता है। इसका मतलब मुझे ताई यहाँ लाया है। उफ खुदा, मुझे इसी वक्त बेहोश होना था। अब उसे लगेगा कि मैं इससे हमदर्दी हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। वो खुद को कोसता है। क्या हो गया है जेके? तुम खुद पर से क्यों इतना कंट्रोल खो रहे हो? फिर वो उठकर बैठता है और ड्रिप को खुद से अलग करता है, मगर जैसे ही वो वहां से उठकर जाने लगता है, फिर से अचानक इसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। वो दर्द की शिद्दत से अपनी आंखें भींचता है और अपने माथे पर हाथ रखता है। फिर वो कदरे तंजी अंदाज में हंसता है। आह, तो वक़्त ख़त्म होने को है। बहुत जल्द मैं इस तकलीफ से आज़ाद हो जाऊंगा। वो एक तकलीफ भरी आह भरता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वो बामुश्किल सीढ़ियाँ चढ़ता है और अपने कमरे में आकर सुकून का सांस लेता है। कुछ ही देर बाद वो खुद को संभाले एक बार फिर से ऑफिस के काम में मसरूफ़ हो जाता है। कुछ देर बाद वो जेके से मिलने इसके ऑफिस में आता है। वो आस्ता से दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर आ जाता है। वो काफ़ी सारे फ्रूट इसकी टेबल पे रखता है। यकीनन सुबह नाश्ता किए बगैर आए होगे, इसी वजह से चक्कर आ गए हैं, यही कहोगे ना? वो हाँ में सर हिलाता है। वो इसका हाथ पकड़ता है। क्यों नहीं चलते तुम मेरे साथ हॉस्पिटल? कितनी बार कह चुका हूँ कि चलो आओ टेस्ट करवा आते हैं, लेकिन नहीं। मैं ठीक हूँ। वो अपना हाथ इससे छड़वाने के लिए पीछे करता है, लेकिन वो इसका हाथ नहीं छोड़ता। वो थोड़ा और इसके करीब आता है। चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँ। इतने में ऊपर से ताई आ जाता है। वो इनको यूं करीब देखकर इनके पास आता है। मुझे तो लगा था कि आप दोनों ये काम ऑफिस बंद होने के बाद करते, लेकिन लगता है वक्त के साथ साथ आपका सब्र खत्म हो गया है। जो यही शुरू हो गए, थोड़ा तो कंट्रोल करो। अच्छा नहीं लगता ऑफिस टाइम में ये सब कुछ करना। ये कह के वो कमरे से बाहर निकल जाता है। इससे पहले कि जेके अपनी सफाई देता है, ताई जा चुका था। वो परेशान हो जाता है। छोड़ दो इसको तुम। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे कोई ज़रूरी काम है। मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा, तुम जाओ।